आज चैप्टर 6 में हम बात करते हैं व्यय अक्षर से जो चीज़ें प्रारंभ होती हैं ज्योतिष के अंदर। तो व्यय में सबसे पहले बल एक आपने सुना होगा। बल मीन्स फोर्स, फोर्स मीन्स पावर। तो बलाबल और अवस्थाएं जो होती हैं ग्रहों की, उस पर अभी आज चर्चा करते हैं हम। थोड़ा लंबा है और इसको ध्यान दे के सुनना। ग्रह अपने निरंतर भ्रमण में तरह तरह की स्थितियों में पहुंच जाते हैं। मतलब ये जो जोडिएक है 360 डिग्री का, बिल्कुल जी। इसके अंदर इनका क्या रोटेशन होता है। तो रोटेशन होने से इनकी क्या है, अवस्थाएं बनती है। कौन सा ग्रह सूर्य के नज़दीक है, कौन सा सूर्य से दूर है, उसी के अनुसार ये दीप्त और ये मुदित और ये इस तरह की सुषुप्त, ये जो वर्ड आते हैं वो अवस्थाएं बनती हैं ग्रहों की। ठीक है जी। तो जैसे बुध और शुक्र जी सूर्य के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं, बिल्कुल जी। इसी तरह जो बड़े ग्रह हैं शनि और गुरु, ये थोड़े दूर होते हैं, इनमें अपनी चमक होती है। चंद्रमा है, इसमें अपनी चमक नहीं होती, ये सूर्य से रोशनी देता है। वीनस सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है, ये भी आपको पता होगा। तो ये जो ग्रह है अपनी अवस्थाएं जो हैं इनकी बदलती रहती हैं सूर्य की स्थितियों के अनुसार और मोशन के अनुसार। ये अवस्थाएं कौन सी होती हैं? 10। ये अब आप नोट करो। पहली है दीप्त, दीप्त मीन्स लाइट वाली। ठीक है जी। दूसरी है स्वस्थ, स्वस्थ मीन्स हेल्दी, जो ज़्यादा पीड़ित नहीं हो, बीमार नहीं हो। तीसरी है मुदित, मुदित मीन्स प्रसन्न होना, खुश होना, वो आ गई मुदित। उसके बाद है शांत, जिसमें कोई हलचल नहीं, कोई ज़्यादा तूफान नहीं। आपने देखा ये सारे के सारे पर्सनैलिटीज़ हैं। कोई बहुत हेल्दी है, कोई मस्त है, कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई बोलता है। ये सारी ये ग्रहों के कारण। ग्रहों के कारण है। बिल्कुल जी। शांत के बाद आ गई शक्त, शक्त को मतलब पावरफुल देते हैं, पावर से, शक्ति से है मतलब ये। देन पीड़ित, पीड़ित मीन्स जो कि किसी कारण से फंसा हुआ है। बिल्कुल। देन विकल, विकल का मतलब दुखी, ठीक है। दुखी सी हो गया। देन खल मतलब मूर्ख। और भीत, भीत का मतलब दीवार से होता है, जो कि लास्ट सिरा हो गया। ठीक है जी। एंड डिग्री पे बैठा उसको भी तो बोलते हैं। हाँ बस वो डिग्री वाइज जितने लास्ट दूर, में। हाँ जितनी दूर आ जाएगा। प्रत्येक ग्रह कुंडली में अपनी विशेष स्थिति के अनुसार बल प्राप्त करता है। और ग्रहों के जो बल होते हैं ये 6 प्रकार के होते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्थान ये आपने कुंडलियों में देखे होंगे। सबसे पहला स्थान बल, बिल्कुल जी। फिर दिग्बल, फिर चेष्टा बल, फिर काल बल, फिर दृग्बल और नैसर्गिक बल। इसकी चर्चा थोड़ी सी पहले भी एक चैप्टर में हुई हुई थी जी, हाँ। थी। दिग्बल, चेष्टा बल, काल बल और दृग्बल की विवेचना हम पहले कर चुके हैं। स्थान बल और नैसर्गिक बल क्या है, ये आपको मैं बताता हूँ। स्थान बल वह बल है जो किसी ग्रह को जन्म कुंडली में से एक विशेष स्थिति प्राप्त होने पर मिलता है। ग्रह को स्थान बल तब मिलता है जब वह अपनी उच्च राशि में हो गया, या सब राशि में हो गया, या मूल त्रिकोण में हो गया। ठीक है जी। जैसे सूर्य है, सूर्य की मूल त्रिकोण कौन सी थी, आपको बताई थी? सूर्य की मूल त्रिकोण, ये तो सिंह है जी, चंद्रमा के वृक्ष है। हाँ, चंद्रमा के भी। ग्रह को स्थान बल तब मिलता है जब ये राशि में होगा, या जब वो षड वर्ग में अपनी राशि में हो। उसके बाद आता है नैसर्गिक बल। नैसर्गिक का मतलब ये होता है कि जो ऑटोमेटिकली जन्म के टाइम उसको मिल जाए। ठीक है जी। तो इस डिग्री वाइज बोल रहे हैं? नहीं, डिग्री वाइज नहीं है, अच्छा। ये ऑटोमेटिकली रहेगा ही रहेगा। ठीक है जी। जैसे सूर्य आ गया, चंद्र आ गया, शुक्र आ गया, बृहस्पति आ गया, बुध आ गया, मंगल और शनि, ये अपने क्रम के अनुसार बली हैं। मतलब इनका यही क्रम रहेगा। सूर्य यानी कि सबसे अधिक बली रहेगा और शनि सबसे कम रहेगा। ठीक है जी। ये नैसर्गिक बल है। समझ गया जी मैं। क्योंकि सूर्य यहाँ है और शनि यहाँ है, तो ये दोनों बाप बेटे हैं, इनकी बनती नहीं है, दूरी है, इस कारण। तो इस कारण ये नैसर्गिक बल हो गया। तो स्थान बल और नैसर्गिक बल के बाद अब हम देते हैं इनकी अवस्थाएं क्या होती हैं, ग्रहों की क्या अवस्थाएं होती हैं। वही आपने ऊपर 6 बताया। हाँ, तो जो जैसे दीप्त पहले वर्ड आता है, तो दीप्त का मतलब जब ग्रह अपनी उच्च राशि में हो तो वह दीप्त होता है। ठीक है जी। इसका फल है वाहनों द्वारा धन लाभ, यानी कि व्हीकल्स के द्वारा। देन बड़ों से आदर प्राप्त होना और धन का लाभ, ख्याति मीन्स रेपुटेशन और अच्छी संतान। ठीक है। तो ये उच्च का ग्रह हो तो ये सारी चीज़ें। दीप्त, दीप का मतलब उसमें लाइट आ गई, जान आ गई इसमें। फिर स्वस्थ, इस ग्रह अवस्था को प्राप्त तब करता है जब वह अपनी ही राशि में स्थित हो, यानी सब राशि हो। ठीक है जी। किसी कुंडली में यदि मंगल मेष या वृश्चिक राशि में हो तो वह अपनी राशि में स्थित कहलाएगा और वह अपनी स्वस्थ अवस्था में माना जाता है। इसका फल क्या होगा? जातक को उच्च पद, धन लाभ और ख्याति मिलती है। इसमें ओवरऑल रेपुटेशन सब में बनेगी बनेगी, बिल्कुल जी। चाहे वो आपका सब राशि हो,
चाहे वो उच्च में हो, चाहे वो मूल त्रिकोण में हो, बिल्कुल तीनों में। तीसरा आ गया मुदित। मुदित ग्रह तब होता है जब अपने नैसर्गिक मित्र की राशि में स्थित हो। उदाहरण के लिए क्या बोला है कि यदि किसी कुंडली में बृहस्पति सिंह राशि में है जिसका स्वामी सूर्य है, तो बृहस्पति अपने मित्र की राशि में स्थित कहलाएगा। ठीक है तो मुदित हो गया। मुदित मतलब बेसिकली हो गया कि भाई आप मेरे घर में आए, बिल्कुल जी आपकी मेरे से ट्यूनिंग है, तो आप खुश रहोगे बिल्कुल जी कि मैं आपके घर में बैठा हूँ, आपका मन करेगा मैं बैठा हूँ, आप मुदित हो गए, प्रफुल्लित हो गए, प्रसन्न हो गए, वो वाली बात है। सेम पोजीशन यहाँ है। सूर्य के घर में गुरु आ गया, उन दोनों की ट्यूनिंग है। स्वाभाविक मित्र हैं जी एक तरह से। सूर्य के घर में मंगल आ गया, मंगल के घर में सूर्य आ गया, यूं भी स्वाभाविक है, कह लो, मंगल के घर में गुरु आ गया, बस। फिर आ गया शांत। शांत ग्रह वो होता है जो शुभ वर्ग में हो, जैसे सप्तवर्ग, दशम वर्ग आदि होते हैं ना, वैसे तो ये सारे चार्ट होते हैं वर्गों के, तो जो उसके शुभ वर्ग में आ जाए, जैसे उच्च का ग्रह इधर आ गया जन्म कुंडली में, और आगे भी उसमें आ गया, उच्च का आ गया दूसरे वर्गों के अंदर नवांश भी, में या हाँ, दशमांश तो उसको वर्गोत्तम बोल देते हैं। तो इस तरह से वो ग्रह शांत हो जाएगा। और इसका शुभ अशुभ फल जानने के लिए जो है आपको षडवर्ग बनाने पड़ते हैं। षडवर्ग में राशि आ गया, होरा आ गया, दृष्टकाण आ गया। होरा तो देखते हैं धन संपत्ति, दृष्टकाण क्या होता है? ये नहीं मेरे को पता है जी। दृष्टकाण होता है आपके भाई बहन। ठीक है जी। द्वादशांश होते हैं माता पिता। द्वादशांश, हाँ, ठीक है 12वांश। और चतुर्थांश होता है भाग्य। ठीक है जी, त्रिशांश होते हैं बुरे प्रभाव। त्रिश मतलब 30वांश। ठीक है। एक वर्ड आता है विशांश। विशांश का मतलब पूजा, पूजा, हाँ, पूजा पूजा पाठ, पूजा पूजा। पाठ, हाँ, इष्ट देव की साधना। एक आता है षोडशांश। तो षोडशांश मतलब 16वांश राशि का। ठीक है आपको अगर वाहन लेना है तो आप मेन कुंडली देखो और षोडशांश देखो, तो उससे उसकी कैलकुलेशन होगी। एक होता है सप्तमांश। ठीक है। सप्तमांश होता है बच्चों के लिए। नवांश होता है पत्नी के लिए। स्पाउस के लिए। दशमांश होता है आपके जॉब के लिए। एक षष्ठांश होता है, 60वांश भी होता है राशि का। अच्छा जी। उसमें राहु केतु सारे इकट्ठे होते हैं, साथ साथ ही मिल जाते हैं आगे। होरा में भी सारे मिल जाते हाँ, हैं। होरा में भी मिल जाते हैं। हाँ, तो षष्ठांश में जो सारे मिल जाएंगे आगे। तो ये अलग अलग मतलब उसका इनकी क्या महत्व है relevance है। षष्ठांश का, जो उसके उसकी इसके लिए? बस वो राशि के टुकड़े करने हैं जी। नहीं, राशि किसके लिए कैसा है? देखते हैं हम उसको? वो जनरल है, वो तो एक पूरा ओवरऑल जनरल षष्ठांश है। तो ये जो है नवांश राशि, होरा, दृष्टकाण, नवांश, द्वादशांश और त्रिशांश, इसमें सप्तमांश और जोड़ दिया जाए तो सप्तवर्ग हो जाता है। वह शांत अवस्था में होता है। ऐसा ग्रह शुभ फलदायक होता है। शक्त यानी जब ग्रह वक्री होता है तो वह शक्त अवस्था में कहलाता है। ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि वक्री ग्रह हो, नीच का ये अपना शत्रु ग्रह, क्रूर ग्रह हो और केंद्र में आ जाए, वक्री हो जाए तो पावरफुल हो जाता है वो, शक्त और पावर से। पीड़ित क्या होगा? अब जब कोई ग्रह किसी राशि के अंत में स्थित हो तो वह पीड़ित कहलाता है। राशि के अंत में आ गया ना अब। वो डिग्री वाइज हो गया। हाँ, यह कहा जाता है कि जब ग्रह 0 से 6 तक हो या 25 से 30 तक हो तो अपना पूर्ण फल नहीं देता, क्योंकि एक तो बाल अवस्था होगी, एक वृद्ध अवस्था होगी। बिल्कुल जी। जब ग्रह 12 से 18 तक हो तो बहुत बली होता है। ये मिडल अवस्था आ गई, जवानी आ गई। एक मान्यता यह भी है कि यदि ग्रह 1 डिग्री या 29 डिग्री हो तो दुर्बल माना जाए। बात बराबर ही आ गई। ना तो बच्चे में पावर है ना बूढ़े में पावर बिल्कुल है, जी। दोनों एक जैसे होते हैं। दीन, दीन का मतलब है ग्रह शत्रु की राशि में हो तो दीन अवस्था में कहलाएगा, क्योंकि उसकी हालत ही खराब हो जाएगी। आपकी बनती नहीं है किसी से, और आप उसके घर में बैठ गए तो आपको रोटी खाने का मन नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल सही है। आप सोचोगे यहाँ से निकल जाऊँ तो अच्छा है, वो दीन हो गया। अब विकल वर्ड आ गया। जब कोई ग्रह सूर्य की किरणों से अस्त हो तो वह विकल कहलाता है। अस्त होने से ग्रह इतना शुभ फल नहीं देता जैसा कि सामान्यतः माना जाता है। अशुभ फल में रोग, अनाथ होना, पत्नी और संतान का नाश होना, अपमान आदि ये बातें आती हैं। अस्त ग्रह अपनी महादशा और अंतर्दशा में शुभ फल देते हुए भी देखा गया है। किसी ग्रह को अस्त तभी समझना चाहिए जब वह सूर्य से 3 डिग्री निकट हो, बिल्कुल निकट हो तब। अब मान लो सूर्य कुंडली में 25 अंश का है तो 22 और 28 के अंश बीच का में है। होता है, 22 और 28 इसको मालूम है। खल। खल आ गया, इसका वर्णन पीछे हो गया। जब कोई ग्रह अपनी नीच राशि में स्थित हो तो अपनी खल अवस्था में होता है। जैसे सूर्य यदि अपनी नीच राशि में हो तो खल अवस्था में कहलाएगा। ऐसा ग्रह धन का नुकसान करेगा, जेल यात्रा कराएगा और झगड़े करवाएगा। देन भीत की बात करते हैं। जब कोई ग्रह अपनी सामान्य भ्रमण गति से बहुत तेज चलता है, शीघ्री ग्रह भी बोलते हैं इसको, अच्छा जी।
तो ऐसा वह भीत अवस्था में कहलाता है। ऐसा ग्रह अशुभ फलदायक ही होता है। ठीक है जी। तेज इसलिए वो हो गया कि तेज होने से वो क्या जल्दी से उस दूरी के आसपास दूर निकल जाता है। वो तेज होने से तो दूर निकलने से जो उसका जो फल होना चाहिए वो मिल नहीं पाता उसके। अब आता है बाल, मतलब केश। वर्ण के अनुसार श्याम वर्ण के बाल मानसिक स्वास्थ्य यानी काले बाल, मेंटल हेल्थ के लिए, कर्मठता के लिए, विश्वास के लिए, उच्च जीवन शक्ति के परिचायक होते हैं। और सफ़ेद बाल मानसिक कमजोरी के, जवानी में, ठीक है, वैसे नहीं, बिल्कुल। बुढ़ापे में। और इसलिए मैं बार बार कहा करता हूँ कि आप अगर कल को किसी हाई पोस्ट पे जाते हो और आपको किसी लड़की का इंटरव्यू लेना है, हाँ जी, उसके बाल ज़रूर चेक करो। ठीक है। अगर वो लंबे बाल वाली है, हाँ जी, अगर उसके नाखून कटे हुए हैं और अगर उसकी आईब्रो वगैरह सब चीज़ें सेट हैं, तो वो लड़की आपके लिए फेथफुल रहेगी। बुरी आंखें अगर नहीं हैं तो इसलिए बालों की बड़ा ज़बरदस्त इम्पोर्टेंस है। जो लेडीज़ बाल कटवा के रखती हैं, जैसे इंदिरा गांधी का उदाहरण दिया उन्हें, वो अपनी लाइफ में पब्लिकली भले फेम हो, अपनी लाइफ में दुखी होंगी। उन्होंने वो चीज़ एंजॉय नहीं की जो उनको एक आम लेडीज़ करती है। ग्रस्त सुख जगह। एक आम गृहिणी आपकी और हमारी माँ ने जो सुख भोगा होगा, वो सुख वो औरत नहीं भोगेगी। ये मतलब कहने का। इसलिए बालों का बहुत इम्पोर्टेंस है। और बालों का कारक भी मैंने आपको बताया था, शनि होता है। बिल्कुल जी। पतले बाल उत्तम स्वभाव, उदारता, प्रेम, दया, मृदुता, संकोच और संवेदनशीलता वाले होते हैं। पतले बालों वाले जातक धैर्य, शांति, सहनशीलता, प्रेम के माध्यम से जीवन गुजारते हैं। कड़े और मोटे बाल वाले जातकों को उत्तम स्वास्थ्य, उच्च जीवन शक्ति होती है, जैसे कि साउथ के होते हैं। ठीक है। कड़वे मोटे मोटे बाल होते हैं, घुंघराले भी होते हैं। वे उत्तेजक, साहसी, कभी कभी क्रूर भी हो जाते हैं। सीधे और सरल बाल आत्म संरक्षण, सीधी कार्य पद्धति, सरल स्वभाव और स्पष्टवादिता के सूचक होते हैं। यदि बालों में वर्तुल आकृति बने, वही घुंघराले, या वो लहरदार हों, इस तरह से भी होते हैं, तो ऐसे जातक विनम्र, सभ्य, कलाप्रेमी, मित्रता के गुण वाले और दयालु होते हैं। यदि ये वर्तुल आकृति अधिक सघन हो जाए तो ये घुंघराले बाल कहलाते हैं। घुंघराले बालों वाला जातक मनमोजी, चंचल, प्रदर्शन प्रिय और अभिमानी होता है। जिनके मस्तक पर बाल अधिक पीछे उगते हैं, वे स्वाभिमानी होते हैं। मस्तक पर क्या बोल रहे हैं? मस्तक पर बाल यहाँ पे यूं बैक साइड में। अच्छा अच्छा अच्छा। वे हर परिस्थिति में अपने मान की रक्षा करते हैं और उपेक्षा को तनिक भी सहन नहीं करते हैं। किंतु जिनके बाल ललाट के अधिक आगे उगते हैं, लालू, उनमें मानसिक दुर्बलता होती है। वे संकुचित हृदय के, स्वार्थी होते हैं। जिनके सिर पर दाएं बाएं केश ना हो और बीच में केश हो, ऐसे लोग अध्ययन, मनन और चिंतन प्रिय होते हैं। वो आपने ये नोट किया होगा, ओशो को देखा आपने? गुंजाई थे जी। हाँ, और भी आपने कई ऐसे लर्नड आदमी देखे होंगे, अरविंदो को या और किसी को। तो मोस्टली जो इस तरह की पर्सनैलिटीज होती हैं वो फिलोसफर होते हैं। इसके विपरीत दाएं बाल और हों तो बाल हों और बीच में बाल ना हो, तो ऐसे लोग शासक, अधिकार, वीर, नेतृत्व क्षमता की युक्त होते हैं। कई बार साइडों में होते हैं, बीच में कम होते हैं, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकते हैं। बालों का स्निग्ध, चिकना, कोमल और आकर्षक होना जातक उत्तम स्वास्थ्य, मानसिक विकास, उदारता, प्रेम और संपन्नता का सूचक है। इसके विपरीत सूखे बाल, कड़े बाल और विकृत केश, ये क्या चिंता, क्रोध, दरिद्रता, ये सारे लक्षण देते हैं। पुरुष के मस्तक पर केश विरल होना, विरल मतलब कम होना, और स्त्री के मस्तक पर केश सघन होना, ये शुभ होता है। इसके विपरीत दशा में फल विपरीत शुभ होता है, यानी स्त्री के बालों की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। स्त्री जातकों में काले, स्निग्ध और आकर्षक बाल उनके सौभाग्य, संपत्ति और स्वास्थ्य के परिचायक होते हैं। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। जबकि पीले, लाल, कर्कश, रूखे, छोटे और चित्रे बाल अशुभ व दुखी स्त्रियों के होते हैं। भौरी, भौरी का मतलब है कुछ जातकों के सिर पर बालों में एक आवरत होता है, पीछे चक्कर सा बना होता है। हाँ, इतने बने अंदर। हाँ, सारा नहीं बने अंदर। हाँ, सारों का नहीं होता यार, सारों का नहीं होता। अच्छा अच्छा। कुछ जातकों भी होता है, वो शुभ माना जाता है। वो दो हैं उसके। इस आवरत को भौरी कहते हैं। मित्तू के लड़के दो है पीछे। हो सकता है। यह आवृत्त यदि बाईं ओर हो तो जातक नास्तिक, भौतिकवादी और मस्तिष्क प्रधान होता है, और यदि दाईं ओर हो तो व्यक्ति आस्तिक, आध्यात्मिक और श्रद्धावान होता है। ये हो गया ना यूं, यानी क्लॉकवाइज। हाँ, बने अंदर है जी, ठीक है। क्लॉकवाइज हो तो मतलब बढ़िया है। एंटी क्लॉकवाइज तो उल्टा ही चलेगा, उल्टा ही दिमाग लगाए तो वो कौन सा कम है। छोटे की बात कर रहा हूँ मैं। छोटे बड़े दोनों एक से ही हैं, वो दोनों वही ऐसा बनेगा। तो स्त्रियों में वाम आवृत्त भौरी को असौभाग्य का कारक माना जाता है, यानी स्त्री में उल्टा हो तो और ही ज़्यादा नुकसानदायक।
वो बड़े वाला तो पता ही नहीं चीज़ ही क्या है, वो तो क्या खा के पैदा हुई है, हमें समझ से बाहर है। वो तो सारे घर तो ही अलग है जी। वो तो उसके लिए कोई दादा नहीं, कोई माँ नहीं, कोई दादी नहीं, कुछ नहीं, उसने जो करना अपना करना है, तोड़ फोड़ करनी है तो करनी है। वो वाली बात है। चलो बब ये करणों का नाम है, जैसे बब है, बालव है। तो बब करण 7 चर करण, पहला करण बब कहलाता है, इसका स्वामी इंद्र होता है। बालव जो करण है ये दूसरा करण होता है, इसका स्वामी ब्रह्मा होता है। ये करण का कुछ ज़्यादा रेलेवेंस ही नहीं है, फिर भी ये दिन के भाग होते हैं। ब्रह्मा 27 योगों में से 25 योग का नाम ब्रह्म है, इसका स्वामी अश्विनी कुमार है। अश्विनी कुमार कौन था आपको मैंने बताया था शायद एक बार। ये सूर्य का सूर्य का पुत्र था ये। पुत्र था जी। और ये कैसे पैदा हुआ था? अश्विनी नहीं, याद नहीं है, तो दस्या था ये अश्विनी की कथा ये था। चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी जब आप प्रिडिक्शन करोगे ना। ये बस अश्विनी का नाम आते ही दिमाग में सीधी आ जानी चाहिए कि सूर्य की पत्नी संज्ञा थी, संज्ञा रूठ के चली गई, उसने घोड़ी का रूप धर लिया, सूर्य उसके पीछे हो गया और दोनों कामासक्त हो गए। सूर्य का वीर्य उसके नथनों पे गिरा घोड़ी के, वहाँ से 2 जो जीव पैदा हुए दोनों अश्विनी कुमार थे। ठीक और है। सौर मंडल के चिकित्सक माने जाते हैं, डॉक्टर्स हैं ये अश्विनी कुमार, सौर मंडल के। ये 2 होते हैं। देन बुध, ये भी बै से बनता है। ये ग्रह है, उत्तर दिशा का स्वामी है, नपुंसक है ये, इसको वो मिला हुआ है, शाप मिला हुआ है। बताया था आपने, इंद्र को, इंद्र के साथ गया था। हाँ, वो इंद्र के इंद्र साथ तो चंद्रमा गया था। चंद्र था सच ये। ये बुध तो माँ पे अपनी गलत नजर, माँ पे गलत नजर रखता था, प्लस ईला को इसने रास्ते में चलते पकड़ लिया था। हाँ, ये भी आपने ईला का बताया था जी। तो त्रिदोष प्रवृत्ति, श्याम वर्ण पृथ्वी तत्व वाला, ये पाप ग्रहों अर्थात सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि के साथ रहने से शुभ हो जाता है। और शुभ ग्रहों के साथ रहे यानी चंद्रमा, गुरु, शुक्र के साथ तो शुभ फल देता है। यानी ये गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुना। यह चिकित्सा शास्त्र, शिल्प, कानून, वाणिज्य, ज्योतिष विद्या और चौथे और 10वें स्थान का कारक है। आजकल इसमें एक लाइन और जुड़ गई, IT सेक्टर, वो भी बुध के कारण ही होता है। वकीलों का काम, ये भी बुध के कारण होता है। कुंडली में चौथे स्थान से रहने पर निष्फल होता है। ये पॉइंट हमारे गले से नहीं होता। कुंडली में चौथे कैसे? चौथे स्थान में उत्तर दिशा आती है, चतुर्थ घर में हो उत्तर दिशा में ऊपर, तो ये बोल रहा है कि वो गया। अपने घर है, पावर है, दिग्बली हो गया। हाँ, दिग्बली हो गया। तो फिर निष्फल कैसे हो जाएगा? अपनी बात को ये 2 लाइनों में काट देते हैं राइटर, ये समझ में नहीं आता क्या सोच के लिखते हैं। जब उधर दिग्बली हो गया तो फिर कैसे निष्फल हो जाएगा? इससे जीवा, तालु, वाणी, संग्रहणी। संग्रहणी क्या होती है? संग्रहणी संग्रहणी होती है बार बार लैट्रिन जाना, बार बार 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, ये भी रोग है। ठीक है जी। बुद्धि भ्रम, मूक, आलस्य, वात रोग, श्वेत कुष्ठ, स्किन डिजीज और गुहे रोगों पर विचार किया था। गुहे रोग कौन से हो गए? गुप्त रोग, अच्छा। गुदा के, जन्नेंद्रियों के। देन बै पे आता है बृहस्पति। यह भी एक ग्रह है, पूर्वोत्तर दिशा का स्वामी। पूर्वोत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट, जिसको ईशान कहते हैं। पुरुष जाति का है, पीला वर्ण है, आकाश तत्व है इसका। यह ग्रह लगन में बली है, चंद्रमा के साथ रहने से चेष्टा बली हो जाता है। यह चर्बी और कफ की वृद्धि करता है। जो लोग मोटे होते हैं, फूल जाते हैं, वो बृहस्पति के कारण ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी। इससे पुत्र, पौत्र, विद्या, ग्रह, गुल्म, सूजन आदि रोगों का विचार किया जाता है। आपके उसके बाद बै पे वर्ड आता है जी, बापू देव शास्त्री। इनका जन्म 1821 में पूना में हुआ। इन्होंने इंडियन एस्ट्रोलॉजी और यूरोपियन मैथमेटिक्स दोनों पे काम किया था। इनकी बुक का नाम था सिद्धांत शिरोमणि। वर्तमान में शिरोमणि का अर्थ क्या होता है? शिरोमणि मतलब जो सबसे टॉप, सिर मतलब सिरा, अच्छा, हेड, मणि हो तो मणि, सिर की। शिरोमणि हो गया। और वर्तमान में नवीन गणित की आधारशिला इन्होंने रखी थी। देन अगले एक और राइटर आते हैं, बागजी मुनि। इनका जन्म हुआ संवत 1783 में। इन्होंने तिथि सारणी नाम का एक ग्रंथ बनाया था। तिथियाँ आपने देखते हैं ना? बिल्कुल जी। तिथियाँ 5 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बताइए ज़रा। तिथियाँ रिक्ता। हाँ जी। और जब मैं ये क्वेश्चन करूँ ना, आप तुरंत फार्मूला दिमाग में ले आओ। तिथियों का बोलूँ तो रिपु नबज, रिपु नबज, बस ये फार्मूला दिमाग में ले आओ। तो री का मतलब रिक्ता, पू का मतलब पूर्णा, हाँ, नय का मतलब नंदा, भय का मतलब भद्रा और जय का मतलब जया। भूल गया जी, मैंने तो दस्या सीखा। मैं बताता हूँ अभी, मैं इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हाँ। कि उस फार्मूले को दिमाग में ले आओ। जैसे तिथि क्वेश्चन, फॉर्मूले 10-12 दसते ना।
अब मैं आपको बात करता हूँ कि कौन सी राशि है, हाँ तो आप सीधा ऐप परवाज दिमाग में ले आओ। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, बिल्कुल जी। बस 4 ही हैं। आकाश तो 5वां तत्व है। हाँ वो तो तो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, बस 1 नंबर से शुरू कर लो। 1 2 3 4 ठीक है। 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 राशियाँ अग्नि की, 3 जल की, उस हिसाब से बना लो बस। तो ये आप तुरंत जो है उसको पकड़ो इन चीज़ों को। तो तिथियाँ आपको पता लगी गई। पहले ही बताई हैं जी आपने, भूल गया मैं। हाँ नहीं, मैं बताता तो रहता हूँ। मैं इसलिए बात में क्रॉस इसलिए कर लेता हूँ ताकि आपका रिवाइज हो जाए, ठीक है जी। इसलिए क्रॉस कर लेता हूँ। देन बल्लाल सेन, ये मिथिला के जो महाराज थे लक्ष्मण सेन, उनके बेटे थे। जब इनको गद्दी पे बिठाया गया तो 8 साल के बाद इन्होंने 1168 में सन के अंदर संहिता के रूप में एक ग्रंथ बनाया, उसका नाम था अद्भुत सागर। इसमें लगभग 7000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ की सहायता से अनेक इतिहास की बातें भी ज्ञात होती हैं, साथ ही इसमें गद्य और पद्य भी है, तो कविता भी है और इसमें हर चीज़ है, टेक्स्ट भी लिखा हुआ है इसके अंदर। तो वैसे ज्योतिष में इसका कुछ ज़्यादा अभी तक रेलेवेंस नहीं आता, बट फिर भी चूँकि विद्वान रहे थे तो इन्होंने काम किया है, तो कहीं तो उनको देखना चाहिए। किताबें तो मिलेंगी भी नहीं आपको। सही बात है। अब आते हैं भय अक्षर पे। भय में सबसे पहला आता है भरणी। 27 नक्षत्रों में से दूसरा नक्षत्र होता है। इसका स्वामी काल होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति क्या करता है, निरोग है, सही बोलने वाला होगा, पूरा डिटरमाइंड होगा, शुक्र का हो गया ना ये। धनी हो गया, सुखी हो गया, उत्तम विचार वाला हो गया, हाँ लग्जरी वाला होगा ये। अभी एक वर्ड बोला था मैंने, जोडियक, उसको हिंदी में बोलते हैं भय चक्र। भय चक्र। तो ये क्या चीज़ है जोडियक? आकाश में चौड़ा विस्तार है जो सूर्य पथ के दोनों ओर 9 अंश तक फैला हुआ है। सूर्य का पथ यानी कि एक्लिप्टिक भय चक्र के मध्य से गुजरता है। भय चक्र 360 अंश का एक कल्पित वृत्त है, मतलब एक ऐसा हमने कल्पना कर रखी है कि ये 360 डिग्री है। बिल्कुल जी बिल्कुल। इसके अंदर ग्रह रोटेट करते हैं। अब तो इसके ऐसे 360 को 12 से भाग कर दो, 12 हिस्सों में बटा हुआ है, 12 ये तो ग्रह 30 में चलते हैं। हाँ। किन्नू घुटता। तो जो 30 अंश के बराबर 12 बराबर भागों में विभाजित किया गया है, यह 30 अंश का भाग राशि कहलाता है। भय चक्र अपनी धुरी पर दिन में एक बार पूर्व से पश्चिम की ओर घूम जाता है। सुबह पूर्व से शुरू होगा, हाँ जी, शाम को पश्चिम तक आ जाता है। पूरा जोडियक आएगा, बट नेचुरल मोशन होगा तो आएगा। तो ये आपका जोडियक हो गया। तो भी लगन बदलते हैं जी। लगन तो 2-2 घंटे बाद बदलते हैं। तो भी बदलते हैं, ये चक्कर इसीलिए घूमता है तो भय चक्कर घूमेगा तभी बदलेंगे ना। सुबह जो लगन है वो शाम को थोड़ी होता है। इसीलिए तो लोग कहते हैं भैया टाइम बताओ, AM है कि PM है, कुंडली बदल जाएगी। अब ये कस्टमर आया तो इसको ये बोला, कहता जी इतने 2:10 का टाइम है। भाई 2:10 का टाइम है तो तेरी सिंह राशि बनेगी। हमारा गणित गलत नहीं है। अगर तुम अपनी राशि कन्या बता रहे हो तो तुम्हारा जो टाइम गलत है, 10 मिनट बाद का टाइम है तुम्हारा। और वही बात है, कहते 2:40 का टाइम है। तो हमने तो कैलकुलेशन तुम जो बताओगे उसी से करेंगे, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। टाइम द्वारा ऐसी दोबारा कर दो कैलकुलेशन। हाँ, दोबारा कैसे कर दूँ? दोबारा फिर दिमाग थोड़ी खाऊंगा। वो मैंने बोल दिया, खाली राशि को छोड़ के बाकी मैंने कैलकुलेशन सेम कर दी, क्योंकि लगन तो लगन ही ना। हाँ, लगन चेंज नहीं हो रहा ना। बट ये नाई है ना जात का, इसलिए वो सोचता है कि चलो फिर दिमाग खाएं आधा घंटा पौना घंटा। राशियाँ क्या होती हैं? भय चक्र यानी जोडियक के अंदर 12 राशियाँ होती हैं। इनके नाम कौन कौन से हैं? मेष, वृष, कन्या, कर्क, सिंह। अरे ऐसे नहीं, उसी क्रम में ही बोलनी पड़ेगी आपको। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, हाँ, सिंह, हाँ। कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। बस इसी क्रम में रहेंगी। तो प्रत्येक राशि का विस्तार कितना? 30 डिग्री का होता है। देन ग्रह क्या होते हैं? ज्योतिष के अनुसार जिन ग्रहों का पृथ्वी पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है वो 9 होते हैं। ये 2 नए ग्रह भी खोजेंगे, इनको मिलाकर संख्या 11 हो जाती है। वैसे आजकल 12 तो पहले थे, आजकल 13 भी हो गए। 13वां ग्रह भी ओफिक्स आ गया इसमें। ओफिक्स? हाँ, OPHICUS ओफिक्स। लेकिन कोई रेलेवेंस ही नहीं। रेलेवेंसी तो उनकी नेपच्यून यूरेनस की ना, उनकी भी नहीं है। बहुत दूर है। प्लूटो अब का ये तो क्या खत्म हो ही गया? कर दिया ना। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, नेपच्यून और हर्षल। राहु और केतु छाया ग्रह हो गए, क्योंकि उनका अन्य ग्रहों में कोई भौतिक पिंड नहीं होता, यानी इनकी कोई बॉडी नहीं है। दीज आर ओनली नोड्स। तो ये नोड्स पे मिलते हैं। तो नोड्स पे जो आप 27 नक्षत्र हैं जैसे आपको बताए हैं, वो भी नोड पे मिलते हैं। बिल्कुल जी। तो नोड पे मिलने से उनमें संधि काल सा आ जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था अश्विनी और रेवती, बिल्कुल जी। इस तरह से। तो बीच में भी एक हाँ, आश्लेषा और मगा, गंडमूल नक्षत्र हैं ये सारे। ज्येष्ठा और मूला, ये सारी नोड्स हैं।
यही सारे गंडमूल बनते हैं। हाँ, यही गंडमूल है। तो ये जो है इनके नोड्स हैं। ये उन दोनों स्थानों पर जो चंद्रमा भ्रमण से सूर्य को काटता है, उत्तर वाला स्थान राहु होता है, उसके ठीक सामने 180 डिग्री पे स्थान केतु कहलाता है। हर कुंडली में राहु केतु हमेशा 100 डिग्री की दूरी पे ही रहेंगे, 180 डिग्री की दूरी पे। नेपच्यून और अर्शल कहते हैं नए ग्रह हैं। भारतीय फलिक ज्योतिष में नए ग्रहों को महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि एक तो ये पृथ्वी से दूर है, दूसरी उनकी भ्रमण गति बहुत धीमी है, कि रोटेट ही नहीं कर पाते, तो हमारे पे क्या असर करेंगे। और राहु केतु के अतिरिक्त सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, राहु केतु नहीं घूमते, ये फिक्स रहते हैं। ये छाया ही है जब ये। हाँ, और ये अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, उल्टे घूमते हैं। बकरी। शनि पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूरी पर है, उसके बाद क्रमशः बृहस्पति, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध और चंद्र है। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक है। ज्यों ज्यों कोई ग्रह पृथ्वी से दूर होता जाता है, उसकी भ्रमण की गति घटती जाती है। 24 घंटे में सूर्य की भ्रमणचक्र में भ्रमण गति 1 अंश होती है। सारे भ्रमणचक्र की परिक्रमा में 365 दिन 6 घंटे में पूरी करता है। चंद्रमा की औसत भ्रमण गति 1 घंटा 48 मिनट में 1 अंश की है, यानी 2.25 दिन के अंदर ये एक राशि पूरी करता है। मंगल की भ्रमण गति 45 दिन में 30 अंश की है, यानी कि 1.5। और बुध की औसत भ्रमण गति 1 दिन में 1.5 अंश। ये हो चुका है वैसे। हाँ, बृहस्पति 30 अंश एक राशि में 1 वर्ष तक भ्रमण करता है। शुक्र की भ्रमण गति 1 दिन में लगभग 1 अंश। 30 दिन। शनि 30 अंश की राशि में 2.5 वर्ष, इसलिए शनि को 30 साल लग जाते हैं। 2.5 साल। हाँ, 30 साल पूरा जोड़ी। 12 30 हो गया। हाँ, 2.5 साल पूरा, 30 साल जोड़ी पूरा करने में। और 1 अंश को पार करने में 1 महीना लगता है। राहु और केतु विपरीत दिशा में चलते हैं, यानी पीछे की ओर चलते हैं। तो जोड़िए की एक राशि को पार करने में उन्हें 1.5 साल लग जाता है, और इस उल्टी चाल से चलने को ही इनको वक्री कहा जाता है। सूर्य और चंद्र कभी वक्री नहीं होते, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। शेष ग्रह आगे की ओर चलते हैं, पीछे की ओर चलने की क्रिया को वक्री हो जाना कहते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया? बिल्कुल। अब आते हैं भाव। भाव क्या होते हैं? कुंडली से लगन से लेकर कुल 12 कोष्ठक होते हैं। इनमें से एक एक कोष्ठक भाव कहलाता है। लगन को पहला भाव, क्रमशः घड़ी की गति की विपरीत दिशा में दूसरा, एंटी क्लॉकवाइज गिनना है। फिर तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। अब किस भाव से क्या देखना चाहिए, ये बहुत डिस्कस हो चुका है, फिर भी थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, ताकि कोई नया आदमी इस लेक्चर को सुने तो उसको काम आएगा। पहला ग्रह शरीर की दुर्बलता, पुष्टि, शरीर का रंग, शील, आकृति, क्लेश, रूप, चिन्ह, आयु का प्रमाण, आरोग्य, शरीर लक्षण, अवस्था, गुण, सुख दुख, ब्राह्मण आदि जाति, सिर, चेहरा, चित्त और साहस, ये चीज़ें हैं इसमें। ओवरऑल जनरल पर्सनैलिटी पहले का से देखिए। देन आपका सुवर्ण, रौप्य, रतन, धातु, क्रय विक्रय, कुटुंब यानी परिवार, ये दूसरे का। दक्षिण नेत्र यानी कि राइट आई, भोग, खजाना, मुक्ता, मणि, धन, द्रव्य, सखा, वस्त्र, अश्वकार्य यानी घोड़ों का काम, मार्ग ज्ञान, धान्य संग्रह यानी कि फिक्स एसेट। नहीं, धान्य मतलब जीन्स का काम, जो आप अनाजों का स्टोर करते हो ना, जो आप लोग काम करते हो सिरसा में सारे, वो धान्य संग्रह बोलता है। धन हो गया पैसा, धान्य हो गया आपका ये खाना पीना, ठीक है। जिन्स बोलते हैं जिसको। हाँ, जिनसा बोल देंगे पंजाब। हाँ, दास, मित्र, गर्दन, गला, ये सब जो है सेकंड घर से। गला थर्ड में आता है वैसे। थर्ड में फिर आगे छोटा भाई, चर्चा, चिट्ठी, लेख, पड़ोसी, लेख मीन्स राइटिंग। आपने तो ही पत्रकार कहा था। हाँ हाँ, पड़ोसी, हाथ, बायां, कंधा, नौकर, भाई बहन, सनुषा, पतोहू, एक मार्ग ही चीज़ होती है चलना, पोते की बहू पतोहू, और क्या, मार्ग चलना, कार्य, भ्रंश, साहस, पैतृक धन, पराक्रम, दास मीन्स गुलामी, दुर्बुद्धि, औषधि, सहाय मीन्स हेल्प करना, पराक्रम से हो गया, दक्षिण करण, दायां कान, और छोटी यात्राएं, ये तीसरे घर से। लंबी दूरी की यात्रा है आपको बताइए। हाँ, देन आपका चौथे घर में क्या आ गया? भूमि आ गया, गांव आ गया, घर आ गया, पितृधन आ गया, बगीचा आ गया, वृक्ष आ गया, वापी आ गई, तालाब आ गया, औषधि आ गई, बंधु आ गए, माता पिता आ गया, सुख हो गया, मित्र हो गया, बंधु हो गया, पैसा हो गया, भोज्य खाना पीना यानी चौपाया, वाहन, शयन, पर पुरुष, धृत्वनिता, आमाशय, छाती, ससुर, ससुर भी चौथे घर से है, दादी ये भी चौथे घर से है, दमादम वृद्धि, गमागम वृद्धि आदि, तो ये चौथा घर आ गया। पंचम से आपका
धनोपाय, मंत्र, प्रतिभा, गर्भ यानी कि औलाद आ गई, विनय विद्या आ गई, संतान आ गई, बेटा आ गया, बुद्धि आ गई, इंटेलेक्चुअल यानी कि घुड़दौड़, नीति, सफलता, पिता का धन, कलेजा, पीठ और मैनेजमेंट, ये सारे 5 घर। सट्टा भी इसी से होता है। छठे घर से चोर आ गया, चोर का डर, छुपाए पशु आ गए, लॉन्स आ गए, संग्राम आ गया, मामा आ गया, ढीलापन आ गया, शत्रु आ गए, क्रूर कर्म आ गए, रोग, डर हो गया, नौकर हो गया, क्रोध हो गया, लोभ हो गया, मत्सर हो गया, क्लेश, प्रस्ती, चाचा चाची, क्रूर कर्म, हाँ, सौतेली माँ, अच्छा, पेट, आंत, शंका, ये सारी चीज़ें छठे घर से। सातवें पति स्त्री विवाद, झगड़ा, युद्ध, विवाह, वाणिज्य मतलब व्यापार, व्यवहार, मार्ग, गमन, यात्राएं, मूत्राशय यानी कि आपके यूरिनरी डिजीज, खास ये औरतों के जब यूरिनरी डिजीज देखते हो 7वां घर जरूर देखो। ठीक है। शुक्र को जरूर देखो। जुआ, चोरी, दही, गुड़, खीर, दास, नष्ट धन, बांजा, विजय, व्यापार में साझा, कमर, यात्रा। अज्ञता क्या होती है जी? अज्ञता, अज्ञता का मतलब हो गया जिसको मतलब ज्ञान से रिलेटेड वर्ड है ये। कमर, यात्रा, निवृत्ति आदि। निवृत्ति किसी काम से फारिग होना। 8वें अष्टम से फिर आप नदी, तरना, नाव या जहाज में यात्रा, परिवार, मार्ग की कठिनाई, छिद्र, शस्त्र, गुदा के रोग, मरा हुआ धन यानी कि वो लिगेसी या विरासत का धन भी हो गया, शत्रु, दुर्ग स्थान, किला, मृत्यु, वस्तुनाश, मनोव्यथा, रण, चिरंतन द्रव्य, आयु, बंध, चोट, शत्रु संकट, गुप्त स्थान, उपदंश, वसीयतनामा, विरासत, युद्ध, व्याधि, छिद्र दर्शन, उल्टी बात, ये सारी चीज़ें 8वें घर से। हम कभी कहते हैं ना किसी औरत से धन मिलना है तो वो भी 8वें घर से देखा जाता है। अब 9वें घर में भाई की पत्नी आ गई, देवर आ गया, साला आ गया, दीर्घ यात्रा यानी लंबी यात्राएं, सपने आ गए, नितंब, जांग, ये वाला पोर्शन वृश्चिक राशि का। धर्म में चित्त, तीर्थ यात्रा, दीक्षा, मठ, देवग्रह, वापी, कूप, भाग्यवृद्धि, गुरु, चित्त, फिर पोता, फिर पिता, फिर तप, कितना तप कर सकते हो आप, कितनी सिद्धि कर सकते हो, मेडिटेशन यानी, शील, निर्मल, विनय, ससुर, बहन, भ्रांति, स्वामी, नगर इत्यादि, ये सारे के सारे आपके 9वें से आ गए। 10वें घर से आपका राज्य, राजकार्य, वृद्धि, प्रवास, ऋण, वर्षा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्षा देखनी है। 10वां घर आकाश की बातें, आदि आकाश की बातें, कीर्ति, कर्म, आज्ञा, पिता, शुभ आचरण, मान, स्थान, आजीविका, उत्तम पद, क्रय विक्रय, व्यापार वाणिज्य आ ही गया, कर्म आ गया, नौकरी भी आ गई, घुटने भी आ गया, यात्रा भी आ गया, प्रवास भी आ गया, सारा 10वें घर से आपको देखना है। देन आपका 11वां घर धन का हो गया, सर्वार्थ, धान्य, मित्र, चौपाया, कन्या, परिवार, लाभ के उपाय, गज, अश्व, यान, सुवर्ण, रतन, वस्त्र, विद्या, लाभ, सुख, ससुर, आशा, वामकरण यानी बायां कान, टांगें, एड़ियाँ, बड़ा भाई, ये राजा से द्रव्य क्या हुआ अंकल जी? राजा से पैसा मिलना, इनाम मिलना, आगे पहले मिलते थे, अब तो नहीं मिलते। सरकारी लाभ, अच्छा काम अब किया तो सरकारी राजा लाभ अपना कह जो रहे है हैं। राजा हार भी उतार के अब देता था। सरकारी लाभ कह सकते हैं अब सरकारी लाभ हो गया बस। ये 12वें का क्या होगा? हाँ, जन 12वें में वैर, निरोध, पराजय, पाखंड, पीड़ा, हानि, त्याग, व्यय, भोग, दान, विवाद, कृषि, कर्म, चाचा, मौसी, मामी, शत्रु, नरकपात, बायां नेत्र, कारागार, जेल, डाकू, चोरों का आक्रमण, पैर की उंगलियां, काम करने का निश्चय, ये सारे के सारे आपके 12 घरों के छोटे से रूप में सारी चीज़ें आ गई। अब बाकी की चर्चा हम कल करेंगे 7वें भाग के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।